हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं ना। तो हेडिंग लगाते हैं हमें क्रिस्टल लैटिस। देखो, हमें पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। एटम जो पार्टिकल जो है सॉलिड में, पार्टिकल को एक पॉइंट के रूप में ऐसे डिनोट किया, ऐसे पॉइंट के रूप में कोई भी सॉलिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऐसे पॉइंट के रूप में डिनोट किया होगा। ठीक है, उसकी सॉलिड की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया है, ये जो पॉइंट है इसको आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा कनेक्ट किया है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन किया गया है, सभी को आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐसे कनेक्ट किया गया है आपस में सभी। ठीक है, और ज्वाइन करने से जो एक स्ट्रक्चर बनती है, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनती है, उसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। लेकिन जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सॉलिड के जितने भी पार्टिकल हैं उनको पॉइंट में डिनोट करके फिर उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं और फिर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, तो स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें हम एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर में, उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर एक स्मॉल पार्ट ऐसा भी होता है जिसकी बार बार वही पार्ट क्या रिपीट होता रहता है, और जो स्मॉल पार्ट वो बार बार रिपीट होता है जिससे कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनता है। उस छोटे से पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट को अपने यूनिक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट, मान लो मैंने ये कहा कि कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट है। फोर पार्टिकल है, ये यहाँ पर मान लो इन कॉर्नर पर पार्टिकल है और ये सारे के सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हैं। ऐसा ही मैंने ये कहा और भी पार्टिकल है, ये मान लो 4 पार्टिकल और हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट है। अच्छा, ये पार्टिकल आपस में भी कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये मैंने इनको आपस में भी यूं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा वो भी पार्टिकल है, जैसे मैंने कहा मान लो यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, और इन तीनों पार्टिकल को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आप इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में इस प्रकार से मान लो ये सारे के सारे पार्टिकल हैं और इन सभी पार्टिकल को मैं आपस में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हुए तो इस प्रकार मैंने को बहुत सारे पार्टिकल यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं और उनको आपस में मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है। अब ऐसे ये स्ट्रक्चर बार बार और डायरेक्शन में रिपीट होती रहेगी, है ना। तो अब यदि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्रिस्टल लैटिस कहा है,
तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर आ रही है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, और वो क्या है? क्यूब। जैसे अभी आपको यहाँ पर 8 क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 8 क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्यूब है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो बार बार रिपीट होकर, ठीक है ना, क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है, उस छोटे से पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट को अपने क्या कह रहे हैं? यूनिट सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो अपने क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन ए सॉलिड every particle denoted as a point and all points are connected with a lines and generate a three-dimensional structure called crystal lattice. और यूनिट, उसके बाद अपने यूनिट सेल की बात करें कि यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या लेंगे? यूनिट सेल का अपने ये डेफिनेशन दे सकते हैं, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice which when repeated in different direction gives whole crystal lattice. क्लियर है? तो ध्यान रखें, इन दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। एक बार फिर से जान लो क्या डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। क्रिस्टल लैटिस इन एनी सॉलिड देयर पार्टिकल डिनोट एज ए पॉइंट and every point connected with a straight line and generate a 3D arrangement structure. This is known as crystal lattice. उसके बाद यूनिट सेल क्या है? The smallest part of crystal lattice which when repeated in different direction generates whole crystal lattice is called unit cell. क्लियर है? तो आपको विशेषकर मैं बताऊंगा कि यूनिट सेल का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो जैसे एक कॉमन क्वेश्चन जो है जो पेपर में आया हुआ है कि डिफाइन यूनिट सेल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अपने यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है कई बार कि यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से एक क्यूब बना दो। ये हमने एक क्यूब बना दिया और जो कि एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट। अच्छा, इस क्यूब में सबसे पहले तो आप इसको यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice which when repeated in a different direction generate all crystal या क्रिस्टल। क्लियर है? अच्छा, प्रॉपर्टी क्या कहेंगे अपने यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान दो, देखो कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी ही रहेगी इसकी, क्रिस्टल लैटिस की और यूनिट सेल। जैसे मैंने कहा क्रिस्टल लैटिस में अपने क्या करते हैं, पार्टिकल जो होता है उस पार्टिकल को पॉइंट के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी का पार्ट है, तो अपने ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पार्टिकल को एक पॉइंट के रूप में डिनोट किया है। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं अपने? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड। तो अपने लिख सकते हैं इन यूनिट सेल every point is known as
lattice cell, and it represent one particle. It represent one particle which may be atom, oblique a molecule और क्लियर है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी आप चाहो तो क्रिस्टल लैटिस में भी लिख सकते हो, सेम है। अच्छा, उसके बाद में अपने इसकी एक प्रॉपर्टी और करते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल के मान लेते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए तीनों डायरेक्शन में। इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और, ठीक है, किसी को भी एक्स नाम दे दो। तो मैंने ये कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो मैंने कह दिया कि ये हो गया हमारे पास ए डिस्टेंस, है ना, ए कह दिया डिस्टेंस है ना। ऐसे ही जेड एक्सिस पे दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, बी से। ऐसे ही वाई एक्सिस पे दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हम किसे शो कर रहे हैं, सी से। तो इस प्रकार से अपने यदि देखें तो इसके अंदर 3 टाइप्स के तो एज हो गए हमारे पास, ए, बी एंड सी। अच्छा, किसी को भी ए, बी, सी नाम दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि अपने एक्स एक्सिस पे ये नाम, क्लियर है। ऐसे ही ये तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स तो एज वाले हो गए, ए, बी, सी, है ना। अच्छा, इसके अलावा इन एज पर अपने ये देखें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट है, इनके बीच का ये जो एंगल है इसको हमने नाम दे दिया मान लो अल्फा। ऐसे एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है मैंने नाम दे दिया इसको बीटा। और ऐसे ही वाई और जेड के बीच में जो एंगल है मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा बीटा, और ये हो गया गामा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपने पास टोटल इसमें एंगल कितने हो गए, 3 एंगल हो गए, अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा जैसे मैंने एक्स और जेड के बीच के एंगल को नाम दिया अल्फा, किसी को भी दे सकते हैं, किसी को एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा दे सकते हैं। इस प्रकार यदि देखें तो क्रिस्टल लैटिस के जो टोटल पैरामीटर बनते हैं वो टोटल पैरामीटर बनते हैं 6। 3 तो एंगल के हो गए और 3 ही एज के, है ना। तो अपने सेकंड प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी it has 6 कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड। अच्छा, इसके अलावा और भी मैं बात करूं तो देखो आप ये भी लिख सकते हो कि क्रिस्टल लैटिस कह दो या यूनिट सेल कह दो, इनमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनके अंदर क्या होता है कि जो भी पॉइंट होते हैं या लैटिस पॉइंट जो होते हैं, है ना, ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं ये ऑलवेज कनेक्ट विद ए स्ट्रेट लाइन। ये भी आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इन यूनिट सेल ऑल लैटिस पॉइंट आर कनेक्ट विद ए स्ट्रेट लाइन। एक आप प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हो। अच्छा, 4th नंबर आप प्रॉपर्टी की बात करो तो आप ये भी लिख सकते हो कि यूनिट सेल जो होते हैं यदि इनका अपने रिपीट करते रहे ऑन रिपीटिंग यूनिट सेल होल क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। क्लियर है। तो ये भी आप एक इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपने सबसे पहले तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देखा, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस क्या कहा था हमने, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, इन एनी सॉलिड एवरी पार्टिकल डिनोट एज ए पॉइंट एंड all points are connected with a straight line and gives a 3-dimensional structure which is known as crystal lattice. उसके बाद यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल
crystal lattice which when repeated in different direction generate whole crystal। क्लियर है। उसके बाद हमने यूनिट सेल की प्रॉपर्टी की बात की और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात की। तो रिप्रेजेंटेशन कहे तो आप ऐसे ये लिख देना, और प्रॉपर्टी की बात करें तो ध्यान रखें जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की आती है अप्रोक्सीमेट वही प्रॉपर्टी सारी क्रिस्टल लैटिस की भी रहेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बुक में आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग मेंशन कर रखी है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। क्योंकि अपने को पता है जब ये यूनिट सेल पार्ट इसका है, इसका आगे जो प्रॉपर्टी इसकी रहेगी उनमें से कुछ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो इसकी प्रॉपर्टी तो रहेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हमने बात की। अब हमें बात करते हैं, अच्छा ये इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये बोर्ड में कई बार डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज लैटिस पॉइंट। तो आप ध्यान रखना कि लैटिस पॉइंट क्या है। ठीक है। अच्छा अब अपने बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस जो है ये टोटल है कितने क्रिस्टल लैटिस या कह लो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको आप नोट करके लिख लो कि अभी तक जो टोटल क्रिस्टल लैटिस है वो डिस्कवर किए गए हैं, जो पॉसिबल है वो है 14 क्रिस्टल लैटिस कितने हैं 14। ठीक है। अच्छा एक और आप ध्यान में रखना कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेव साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको ब्रेव लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेव लैटिस के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि ब्रेव साइंटिस्ट जो थे इन्होंने सबसे पहले इनका एक्सप्लेनेशन किया था, इसलिए इनको अपने ब्रेव लैटिस के नाम से ही जानते हैं। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि यदि आपसे कहा जाए कि क्रिस्टल सिस्टम है ये टोटल कितने टाइप्स का है, तो आप ध्यान रखना क्रिस्टल सिस्टम कहें तो आप होंगे 7 टाइप। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम का कहे तो 7 टाइप लिखना है, लेकिन आपको कहे टोटल क्रिस्टल लैटिस कितने हैं तो 14 बताओगे आप। अच्छा टोटल हमने कहा क्रिस्टल सिस्टम 7 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो ये इनकी अपने बात करेंगे। लेकिन इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को करने से पहले अपने बात करेंगे कि यूनिट सेल जो है ये कितने टाइप्स की होती है। तो देखो हमने यूनिट सेल की डेफिनेशन तो करेंगे, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है तो ध्यान रखिएगा आप कहोगे यूनिट सेल जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन सी, एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो PUC। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। अच्छा यदि आपसे कहे सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है तो ये अगेन 3 टाइप्स की होती है। सेंटर्ड यूनिट सेल होती है अगेन कितने टाइप्स की है 3 टाइप्स। कौन कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड है लिख रहा हूं सेकंड, ये है अपने पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फोर्थ है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये 4, यदि आपको कहे कि टोटल यूनिट सेल
तो आप कहोगे 4 है। बट आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल तो आप बताओगे 3 टाइप है, 2 टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल। और आपको कोई टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल तो आप कहोगे 3 टाइप्स है ना। और टोटल यूनिट सेल से तो आप बताओगे 4 टाइप्स है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने 4 टाइप्स बताए हैं, मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग भी दे रहा हूँ। मैंने इसको नंबरिंग दे दिया 1 नंबर, और इसको शॉर्ट में अपने BCC बोलते हैं, इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, ये हो गया 2 नंबर। BCC बोलते हैं शॉर्ट में इसको, BCC 2 नंबर। उसके बाद इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC, इसको मेरे नाम दे दी, ये इसको हमको दे दिया 3। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECC एंड सेंट्रल यूनिट सेल, ECC, इसको मैंने दे दिया 4। अच्छा, ये जो मैंने नंबरिंग दिया है मैं इसको आगे यूज करूँगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसको मैंने 1 नंबर दिया है, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर जब भी बोलूँ तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऐसे बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंट्रल यूनिट सेल और एंड सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा, अपनी यूनिट सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो वो अपने डिफरेंस के अपने यहाँ पे समझ लेते हैं। और इसी डिफरेंस के साथ में एक बात याद रखना, इसके डेफिनेशन भी आप यहीं से दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, मान लो यूनिट सेल ऐसी हो, यूनिट सेल है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लो मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार से यूनिट सेल है, यूनिट सेल है वो इस प्रकार से कि इस प्रकार से यूनिट सेल है, और पार्टिकल केवल ऐसे कॉर्नर पर हो, पार्टिकल ऐसे केवल कॉर्नर पर होने चाहिए, पार्टिकल प्रेजेंट ओनली इन कॉर्नर, ऑल कॉर्नर, ऐसे नहीं है कुछ पर है कुछ पर नहीं है, ठीक है, सभी कॉर्नर पे पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्लियर है। ठीक है, क्या कहेंगे, यूनिट सेल इन विच ऑल कॉर्नर्स हैव पार्टिकल्स कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होता है, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में ये मान लो मैंने इस प्रकार से यूनिट सेल बनाई, और मैंने ये कहा कि पार्टिकल जो है ये कॉर्नर पर तो है, पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स बट आल्सो प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बिल्कुल एक सेंटर में भी पार्टिकल होगा, क्यूब होता है ना, क्यूब के जस्ट एकदम मिड में पार्टिकल भी हो, सभी कॉर्नर पर होना चाहिए, कॉर्नर तो टोटल कितने होंगे 8 है ना, तो 8 कॉर्नर पर भी हो और एकदम बॉडी सेंटर पर भी हो, तो अपने इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, क्लियर है। ये ध्यान रखना, क्लियर है। क्या कहेंगे डेफिनेशन में इसमें अपने लिख सकते हैं, यूनिट सेल इन विच particles present in all corners with body centered part called body centered unit cell, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो क्या होता है, मान लो मैंने ये क्यूब बनाया। अच्छा, एक चीज और आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं पता हो तो आप इसको अलग से लिख लेना बोले, जैसे ये मैंने क्यूब बनाया है ना, ये क्यूब बनाया मैंने, ये क्यूब बनाया, तो इस क्यूब में आपको पता होना चाहिए कि क्यूब में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक क्यूब के लिए ये चीज आपको पता नहीं हो तो आप देख सकते हो क्यूब के लिए क्या क्या होता है। एक तो क्यूब के लिए ये जो इनके एज होते हैं, ABC जो होते हैं, ये इक्वल होते हैं, क्लियर है। दूसरा, जो क्यूब होता है उसके अंदर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, तो कहेंगे 8, 4 एज और 4, क्लियर है। इसके अलावा एक क्यूब में मैं ये कहूं कि टोटल फेस कितने होते हैं, फेस, ठीक है। तो टोटल फेस देखो, तो ये देखो आप इसको ये फेस का मीनिंग क्या है, जैसे ये फेस हो गया क्यूब का, ये फेस हो गया,
ठीक है। तो टोटल फेस तो एक ये हुआ, एक इसके सामने हुआ, एक ऐसे ऊपर हुआ, एक इसके नीचे हुआ, एक ही फ्रंट में हुआ, एक बैक में हुआ, तो टोटल फेस कितनी होगी 6। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ट्यूब में क्या होता है, उसकी तीनों एज इक्वल होती है, उसमें टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, उसमें टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। अच्छा, और मैं कहूँ कि एक ट्यूब में फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड मैं इसको FC से लिखूँ, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड, उसको मैं लिखता हूँ BC से, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ट्यूब का बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा बॉडी सेंटर्ड BC, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड जो होता है ना, एक ट्यूब में बॉडी सेंटर्ड पार्ट एक होता है, जबकि फेस सेंटर्ड पार्ट होते हैं, फेस सेंटर्ड पार्ट कितने होते हैं, तो ध्यान रखो फेस सेंटर्ड पार्ट कितने होते हैं भाई। फेस सेंटर्ड का क्या होता है, ये फेस है और ये फेस का सेंटर हो, ये हो गया फेस सेंटर्ड, है ना, ये हो गया फेस सेंटर। ठीक है। तो टोटल जब फेस 6 है तो फेस सेंटर भी कितने होंगे 6। क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक ट्यूब में उसके तीनों एज होते हैं ABC इक्वल होते हैं, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, फेस सेंटर 6 होते हैं, बॉडी सेंटर 1 होता है। अच्छा, अब अपने बात कर रहे थे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो क्या होता है कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो होने चाहिए, सभी कॉर्नर पर तो होना ही चाहिए, प्लस सभी फेस सेंटर पर भी होना चाहिए। ये ऊपर वाला फेस सेंटर हो गया, तो टोटल 6 पार्टिकल ये बना के 1 2 और ये फेस सेंटर हो गया, और ये भी फेस सेंटर हो गया, ये इधर वाला फेस सेंटर हो गया, एक फ्रंट वाले का फेस सेंटर ये हो गया, और एक बैक वाले का फेस सेंटर, ये बैक है, इसका फेस सेंटर ये हो गया। ठीक है। तो क्या होगा, यूनिट सेल को FCC कब कहेंगे में, जब पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद ऑल फेस सेंटर। क्लियर है। अच्छा, लास्ट बचता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसको भी आप समझो। मान लो मैंने ये यूनिट सेल बनाई, ये यूनिट सेल बनाई, ठीक है, और मेरे पार्टिकल है प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर, सारे कॉर्नर पर तो है, लेकिन मैं ये कहूं कि ऐसे दो फेस सेंटर पर पार्टिकल भी हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने ये कहा ये फेस है, इसके बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल यहाँ है, तो इसके जस्ट सामने वाला फेस सेंटर क्या होगा ये, तो यहाँ पर भी पार्टिकल। तो ऐसी कंडीशन होगी तो अपने इसको क्या कहेंगे ECC। क्लियर की बात है। तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल बने हैं, और आप इनकी डेफिनेशन इनके डायग्राम से भी दे सकते हैं। जैसे एक बार फिर से सुनो, जैसे आप पूछा है डिफाइन PUC प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, यूनिट सेल इन विच ओनली पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स कॉल्ड प्रिमिटिव। जैसे बॉडी सेंटर में गए तो यूनिट सेल इन विच पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद बॉडी सेंटर्ड पार्ट कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। ऐसे FCC यूनिट सेल इन विच पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद ऑल फेस सेंटर्ड कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होंगे, यूनिट सेल इन विच पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद 2 फेस सेंटर्ड which are situated opposite direction। क्लियर है, मतलब जो कि आमने सामने उपस्थित हो रही है। क्लियर है, या कह दो which are present opposite direction। क्लियर है, तो ये ध्यान क्लियर होगी बात ये। तो ये हमने बात की। अच्छा, एक बात फिर ध्यान दो, मैं यहाँ पे जो आप बात कर रहा था, यदि आपको कोई क्रिस्टल लैटिस तो 14 बताने, यदि कोई क्रिस्टल सिस्टम तो 7 कहने हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस को ब्रेव लैटिस भी कहते हैं, तो वो ये भी कह सकता है टोटल ब्रेव लैटिस कितने हैं, तो भी आपको 14 बताने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब अपने बात करते हैं। अच्छा, कुछ ये बातें मैं आपको दिखा रहा था, ये आप लिख लेना, एक ट्यूब से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको दिखा रहा था, तो ये भी आप साथ में लिख लेना। क्या क्या दिखा दिया इसमें, एक ट्यूब के लिए
एक क्यूब के लिए मैंने कुछ बातें आपको लिखाई है। एक क्यूब में तीनों एज इक्वल होते हैं, क्यूब में कॉर्नर, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, फेस सेंटर्ड 6 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड 1 होते हैं। इसके अलावा और भी जो क्यूब के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, और भी जो बता रहा हूँ वो भी लिख लेना क्यूब के लिए। ठीक है, क्यों इसी के ऊपर बात हो रही है। ये क्यूब है ना, पहले जैसे मैंने कहा ए बी सी तीनों की लेंथ बराबर होगी, क्लियर है। तो ये क्यूब के लिए ऐसा है। अच्छा, क्यूब के लिए एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये जो एंगल होते हैं ये भी क्या रहते हैं हमेशा, अल्फा बीटा गामा, ये हमेशा कितने रहते हैं 90, है ना। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए अपने ये तो अपने को 90 नजर आ रहा है, तो ये 90 नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये 90 ही है, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद एक और ध्यान देना आपको कि क्यूब के अंदर और क्या होता है। यदि मैं आपको कहूं एक क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल, एक क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो आप क्या करो। तो देखो बॉडी डायगोनल होता क्या है भाई, डायगोनल मतलब हम समझते हैं एक्सिस जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है उसी को क्या बोलता है, डायगोनल, है ना। तो ये डायगोनल हो गया। अच्छा, यदि आप इस डायगोनल को ध्यान से देखो, ये जो एक मैंने डायगोनल यहाँ रिप्रेजेंट किया है, डॉट डॉट करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है ये डायगोनल, तो ये डायगोनल यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये डायगोनल है ना, ये दो कॉर्नर को क्रॉस करते हुए जा रहा है ना। इसका अर्थ है एक डायगोनल होता है ना, ये 2 कॉर्नर से बिलोंग करता है। अब हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, और जब टोटल कॉर्नर 8 है तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहूँ कि एक क्यूब में फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितने। तो देखो फेस डायगोनल का क्या है, देखो ये क्यूब का हो गया फेस, ये क्यूब का एक फेस हो गया, टोटल फेस कितने बताए मैंने, 6, है ना। एक ये इसके सामने वाला, एक ऊपर एक इसके नीचे हो गया, एक ये अपनी तरफ और एक दूसरी तरफ, टोटल फेस हो गए 6। अब अपने बात कर रहे हैं फेस डायगोनल, तो बोले फेस में मैक्सिमम लेंथ वाली एक्सिस तो यही है, ये आप इसको यू रिप्रेजेंट कर दो, यही है, ये हो गया फेस डायगोनल। अब यदि आप फेस डायगोनल को ध्यान से देखो तो देखो एक जो फेस डायगोनल है, एक जो फेस डायगोनल है, एक फेस पर फेस डायगोनल कितने आ रहे हैं, 2 फेस डायगोनल आ रहे हैं। एक फेस पर कितने फेस डायगोनल आ रहे हैं, 2। तो आपके पास फेस है कितने, 6, तो फेस डायगोनल कितने हो गए, 5। क्लियर हो बात ये। तो ये आपको एक क्यूब के लिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर सुनो, एक क्यूब के लिए क्या क्या होता है, क्यूब के लिए उनके एज जो होते हैं, एज का होता है, ये जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मैंने इसको दे दिया ए, तो ये एक्स एक्सिस में ये जो ये डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से ये जो बी डिस्टेंस है, यदि ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पर ये जैसे मैंने कहा इसको सी है, तो ये भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो एक फेस एक क्यूब में होता क्या है, उनके एज इक्वल रहते हैं। एक क्यूब में टोटल कॉर्नर 8 होते हैं। एक क्यूब के अंदर जो अपने एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा 90 डिग्री रहेंगे। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। फेस सेंटर 6 होंगे। अच्छा, बॉडी सेंटर कितना होगा, 1, बॉडी डायगोनल 4, फेस डायगोनल 12। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक और, एक क्यूब के अंदर अपने ये बात करें कि एक क्यूब में टोटल एज कितनी होती है, टोटल एज
प्रकार के ए बी सी ए चीज है, जैसे हमने कहा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये आप ये कह दो किनारे किनारे, जैसे ये किनारा, ये क्यूब का ये किनारा, ये है ना, ये किनारे। तो मैं ये कहूँगी एक क्यूब है, इस क्यूब में टोटल किनारे कितने हैं, टोटल एज कितने हैं, ठीक है ना, टोटल किनारे कितने होंगे। तो ध्यान रखें टोटल किनारे कितने होंगे इसके अंदर देखो, 4 तो इस प्रकार से ये हो गई, 1 2 3 4, है ना। ऐसे ही आप इधर आ जाओ तो 4 इधर भी आ जाएंगे, 1 2 3 4, और ऐसे इधर जाओ तो 4 इधर भी आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल इसके अंदर एज कितने रहेंगे, 12। ये भी आपको ठीक है बात। तो ये क्यूब के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक तो होता है क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड जैसे आपने मानचित्र देखी है, तो क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा कि ए बी सी जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, हो सकते हैं कि ए बी सी बराबर हो लेकिन ए बी बराबर है, या फिर तीनों के तीनों अलग। क्यूबॉइड के अंदर तीनों को भी बराबर नहीं होते हैं, हो सकता है ए बी अलग हो, बी सी बराबर हो, और हो सकता है तीनों के तीनों क्या अलग हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्यूबॉइड के अंदर ये रहता है, जबकि क्यूब के अंदर ये सारी बातें रहती है, ठीक है। इसके अलावा क्यूब से रिलेटेड 4 बातें मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, और उन 4 बातों को पढ़ने के बाद में अपने पढ़ेंगे कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल का। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ओके।